डाउट होगा तो मैं हैंड वेव करूंगा. So this is what chapter number 2 that we are studying today, consumers equilibrium. Okay, अब आप जो टाइटल है ना उसको समझने की कोशिश करो. पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर की, राइट. तो कंज्यूमर और कस्टमर में क्या फर्क होता है वो हमने पहले डिस्कस भी किया था, राइट हिमांशु. क्या होता है कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? So the difference between consumer and customer is the customer is the one who buys the good, who purchases the goods, and the consumer means what, who actually uses it or consumes it. So customer और consumer दोनों एक हो भी सकते हैं और ना भी हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वॉशिंग मशीन परचेस की, ठीक है. अब वो वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर मेरी श्रीमती जी धो रही हैं तो आई एम द कस्टमर एंड शी इज द कंज्यूमर. और कभी ऐसा हुआ कि मुझे ही धोने पड़ रहे हैं तो आई एम द कस्टमर एज वेल एज द कंज्यूमर. अंडरस्टूड दिस थिंग? So a consumer is the main decision maker of consumption pattern. ठीक है कि भाई फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन मैं परचेज कर रहा हूं, लेकिन किस टाइप की वॉशिंग मशीन परचेज करनी चाहिए, कौन से फीचर्स होने चाहिए, वो ऑब्वियसली जो यूज करने वाला है वो हम बताएगा. मतलब श्रीमती जी की डिमांड होगी कि भाई वॉशिंग मशीन तो ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक होनी चाहिए, राइट. और कपड़े धुल भी जाए और सूख भी जाए ऐसा होना चाहिए, हमारी हो सके उतनी झंझट कम हो जाए. ये तो अच्छा है, इतनी डिमांड पे अभी तक रहे हुए हैं. इन फ्यूचर शायद ऐसा भी होगा कि ऐसी भी डिमांड आएगी कि कपड़े धुलने भी चाहिए, सूखने भी चाहिए और प्रेस होके ही बाहर आने चाहिए सीधा मशीन में से. वॉशिंग कम आयरनिंग मशीन, right? So that may happen, but ultimately what are we trying to say is that the consumer is the main decision maker of the consumption function. Okay, so the consumer is the one who buys goods and services for the satisfaction of the wants. अब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा who buys and consumes goods and services for the satisfaction of for wants. So he takes decision with regard to the kind of goods to be purchased in order to satisfy his wants. Okay, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कोई भी चीज कंज्यूम कर, मतलब बाय करने का या कंज्यूम करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब अपने नहीं बोलते हैं कोई चीज, अपने कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किया और वो हमने यूज किया और बहुत अच्छे से यूज किया, या वो उसमें से मतलब हमको जैसा एक्सपेक्टेशन था प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट से वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हुई तो हमने क्या बोलते हैं, बस मजा आ गया, फुल पैसा वसूल. व्हाट इज दैट फुल पैसा वसूल कंसेप्ट? फुल पैसा वसूल मतलब क्या? यू आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. ठीक है, और समझना ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है. यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है ना, तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन लेवल और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो सकता है सेम कमोडिटी सेम प्रोडक्ट में से. क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तुम्हारी कुछ ज्यादा ही हाई है और मेरी एक्सपेक्टेशन शायद उतनी हाई नहीं है, तो क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट. तो हम अभी जब बात करेंगे यूटिलिटी की, तो वो यूटिलिटी कंसेप्ट क्या है, बहुत ही सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. मतलब यूटिलिटी कांट बी यूनिवर्सल. मतलब यूनिवर्सली सब जगह सेम यूटिलिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है. वो यूटिलिटी चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री. गॉट दिस थिंग? बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी चीज को कंज्यूम करने का? टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस स्पेंडिंग. मतलब जो पैसा आप वसूल कर रहे हो वो पैसा पूरा सही, जो पैसा आप स्पेंड कर रहे हो वो पैसा पूरा वसूल होना चाहिए. ये मेन आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट. जैसे अभी रेनी सीजन है, बराबर, आपने रेनकोट परचेज कर लिया, तो अब सब जो वो रेनकोट जो है परचेज करने के बाद अच्छी खासी बारिश आ रही है और आपने वो रेनकोट यूज किया, तो आपको कैसा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बस पैसा वसूल हो गया, रेनकोट का पैसा वसूल, राइट. क्योंकि यू आर यूजिंग दैट रेनकोट और जो पैसा आपने खर्च किया उसके सामने आपको यूटिलिटी मिली, राइट. So what is the aim of this chapter is to make you understand how does a customer maximize his satisfaction from the consumption of goods and services. Okay, और वही है मेन चीज, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, राइट. तो यूटिलिटी को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूटिलिटी?
So we can say, what is utility? Utility is the amount of satisfaction that a consumer obtains from the goods and services by spending his income. That Good. is called what? Utility. Okay. So the utility can be classified in two ways. Okay, or the two main approaches to study consumers' behavior and the consumers' equilibrium are cardinal utility approach and the ordinal utility approach. So cardinal utility approach is also known as Marshall's utility analysis or marginal utility analysis because it is actually developed by Marshall, Sir Alfred Marshall. The ordinary utility is also known as indifference curve analysis or Hickson's analysis. Okay, it was discovered by or by the Higgs. Okay, uh, so that's why it's called Higgsian analysis or indifferent curve Marshall analysis. and Hicks. Yes, Marshall's utility and Higgsian's analysis. Marshall utility analysis and Higgsian's utility analysis. Okay. So first of all, we are going to understand about the Marshall utility analysis, which is also known as marginal utility analysis, or we can say cardinal utility approach. Okay, so let us understand a bit about cardinal utility. What is it? Just understand. So now, as you can see, that I explained you two approaches. दो approaches मैंने आपको बताया. एक मैंने बताया cardinal utility analysis approach. देखो मैं underline कर रहा हूँ. Which is known as Marshall's utility analysis और marginal utility analysis. और दूसरा कौन सा है? Ordinal utility approach और indifference curve analysis और Higgsian's analysis. Okay, got this thing? Acha. Now we talk about, first of all, we talk about the cardinal utility approach. Now, what is cardinal utility approach? So cardinal utility approach is that what is written over here, that people consume goods and services in order to maximize satisfaction level. However, to do this, it is necessary to determine quantum of satisfaction obtained from a particular commodity. So under cardinal utility approach, the concept of utility is used to attain consumers equilibrium. Just try to understand this. What are we trying to say is, we use the quantum of satisfaction. The quantum of satisfaction means what? What we try to do is, we try to show our utility in terms of number. Okay, so just understand. Let us understand first the concept of utility. Although the concept of taste and satisfactions are familiar for all of us, it is much more difficult to express these concepts in concrete terms. For example, suppose you just have eaten an ice cream or a chocolate. Can you tell how much are you satisfied with each of these items? Probably you can tell these items you liked more. Means आप कैसे बताओगे कि for example, जैसे मैंने example दिया ना, your favorite पानी पूरी, right? तो पानी पूरी अगर आपने खाई, कंज्यूम की, तो उसकी यूटिलिटी आप कैसे बताओगे? आप क्या बोलोगे कि हाँ भाई टेस्टी है, कि बहुत अच्छी है, या स्पाइसी है, या फिर बहुत अच्छी है, या मतलब चटपटी है, ऐसा कुछ आप नाम दोगे उसको, बराबर? पर कंक्रीट बोल सकते हो ये एक नंबर है या दो नंबर है, समथिंग लाइक दैट. तो it is very difficult to express how much you liked one over the other. So it is evident that we need a more quantitative measures of satisfaction. So what we do is, due to this reason, economics developed the concept of utility. अब utility मतलब क्या? यहाँ पे जैसे मैंने आपको explain किया वही, the utility refers to the want satisfying power of the commodity. मतलब उस commodity का कितना पावर है, आपकी वांट को वो कितना अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकती है, उसके अंदर जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. So what is it? जो मैंने आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझाया, that it is the satisfaction actual or expected derived from the consumption of the commodity. Okay, so now this is also I mentioned, क्या बोला मैंने? It changes from person to person, place to place, time to time. Okay, so in words of Professor Hobson, utility is the ability of the goods to satisfy the want.
human want. That is what utility. समझ? तो इसीलिए देखो डार्क बोल्ड रीडर में वो इसी चीज को लिखा हुआ है कि इन शॉर्ट व्हेन अ कमोडिटी इज कैपेबल ऑफ satisfying human wants, we can conclude that commodity has, उसमें क्या है, that commodity has utility. Okay, so now what we do is, if how to measure that utility. अब उस यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करेंगे, मैंने आपको बताया दो तरीके हैं यूटिलिटी को मेजर करने के. या तो आप यूटिलिटी को नंबर्स में रिप्रेजेंट करो. अब नंबर्स में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पानी पूरी खाने गए, ठीक है, आपने समझो वो कूपन परचेज किया 20 रुपए की, आपको समझो 6 पानी पूरी दे रहे, ठीक है. तो हो सकता है कि आप जो पानी पूरी आप जो टेस्ट कर रहे हो या खा रहे हो, ठीक है, उसको आप इस तरह से नंबर दे सकते हो कि भाई फर्स्ट पानी पूरी को 1, सेकेंड पानी पूरी पे से भी अगर आपको उतना ही सेटिस्फेक्शन मिला तो 1, मतलब आप रैंक दे रहे हो. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. नंबर्स में बताने का मतलब क्या, यू आर गिविंग देम रैंक. या फिर उसको आप नंबर में मेजर कर सकते, जैसे नहीं बोलते हैं रेटिंग दो किसी चीज को, 1 to 5 के अंदर या 1 to 10 के अंदर किसी को आप रेटिंग दे रहे हो, मतलब 1 मतलब क्या, बहुत बुरा, और 10 मतलब क्या, सबसे अच्छा, दी बेस्ट, एक्सीलेंट. तो आप क्या कर रहे हो, रेटिंग्स दे रहे हो, नंबर्स दे रहे हो, मतलब आप आपकी यूटिलिटी को रेट कर रहे हो, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तरीका. दूसरा तरीका क्या है, आप आपकी जो यूटिलिटी है उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि भाई गुड, बेटर और बेस्ट. या फिर आपने कैटेगरीज डिसाइड की, बेस्ट, बेटर, गुड, वर्स एंड वर्स्ट. So what is written over here? According to classical economists, utilities can be measured in the same way as weight or height is measured. देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वो भी आपको बता देता हूँ, ये वाला पढ़ रहा हूँ, ठीक है. हाँ सर. In height or weight. So for this, economists assumed that utility can be measured in cardinal मतलब क्या, numerical terms. By using cardinal measures of utility, it is possible to numerical estimate utility which a person derives from consumption of goods and services. But there was no standard unit for measuring utility. So the economists derived an imaginary measure which is known as util. मतलब करेंसी के लिए जैसे रुपीज यूज होता है, वेट के लिए जैसे केजी यूज होता है, वाइट के लिए सही हाइट के लिए फीट एंड इंचेस यूज होता है, वैसे ही यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, यूटिल. अंडरस्टूड. और जब आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करते हो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी. इज दैट क्लियर? यस सर. श्योर. और व्हाट आई टोल्ड यू, कैसे मेजर करते हैं हम नंबर्स में, कि भाई आपके फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है और आपके पास रेंज कौन सी है नंबर की, वो डिपेंड करता है 1 to 10 या 1 to 5 या 1 to 100, और उसमें से आपको उसको रेटिंग देना है. समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ टीचर, एक टीचर जो है वो एग्जांपल इकोनॉमिक्स टीचर है, उसने एक इकोनॉमिक्स की एग्जाम ली 100 मार्क्स की, तो उसके पास 100 रेंज क्या है, 0 to 100. मतलब आप जो आंसर दोगे उसको वो मेजर करेगा 0 to 100 के बीच में, इवेल्युएट करेगा 0 to 100 के बीच में. तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अगेन एक यूटिलिटी को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ. कि भाई टीचर स्टूडेंट का नॉलेज चेक कर रहा है और टीचर की एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशंस वो 0 to 100 के बीच में मेजर कर रहा है कि भाई अगर मुझे जैसा पेपर चाहिए उसका एग्जैक्टली कंप्लीटली लिखा है तो मैं इसको 100 out of 100 दे दूंगा. और अगर मुझे लगता है कि नहीं यार उसने 80% ठीक लिखा है तो मैं उसको 80% दूंगा. अंडरस्टूड नॉट? और एज आई टोल्ड यू, मैंने जैसा पहले भी कहा, यूटिलिटी चेंज होता है पर्सन टू पर्सन. अब एक इकोनॉमिक का टीचर एक पेपर चेक करेगा और वही पेपर अगर दूसरा इकोनॉमिक का टीचर चेक करता है तो हो सकता है कि मार्क्स अलग आए. क्यों? क्योंकि दोनों का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग हो सकता है, दोनों का जो परसेप्शन है चीजों को देखने का वो अलग अलग हो सकता है, दोनों का इवेल्युएशन का जो फॉर्मूला तरीका है वो अलग अलग हो सकता है. उसकी वजह से क्या होगा, मार्क्स चेंज होंगे. स्टूडेंट का नॉलेज वही का वही है, बट क्योंकि इवैल्यूएशन सिस्टम बदल गया तो उसके मार्क्स भी बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. पर सर मार्क स्कीम के हिसाब से देखो तो
सो It's a यूटिल्स है unit. क्या? यूटिल्स आर द इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स which are used to measure the satisfaction, that is utility obtained from the consumption of a certain quantity of a commodity. कोई एक चीज कॉमोडिटी जो है उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूं, उससे जो मेरा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस सेटिस्फेक्शन को मैं नंबर्स में प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और वो जो नंबर्स में जो मैं सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा प्रेजेंट करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा, उसको मैं बोलूंगा यूटिल्स। अंडरस्टूड? सो वही चीज यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाई हुई है। सर क्या हम लिखा यूटिल्स हुआ को है? कोई भी चीज में ले सकते हैं। किसी में भी ले सकते, मतलब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आप यूटिल्स का यूज कर सकते हो। जैसे 10 रुपए, अच्छा ये जैसे इधर लिखा है 20 रुपए इक्वल्स टू 1 यूटिल, 1 रुपए हाँ, इक्वल्स टू 1 यूटिल। यानी यहाँ पे कैसा लिखा है मैं बताता हूँ, देखो सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम एंड अ चॉकलेट, ठीक है? हाँ अच्छा, यू एग्री टू असाइन 20 यूटिल्स एज यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द आइसक्रीम, कि भाई आइसक्रीम से कितना 20 यूटिल्स मिला। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूटिल्स ही असाइन टू चॉकलेट। सो इफ यू लाइक द चॉकलेट लेस देन यू मे असाइन यूटिल्स लेस देन 20। सपोज तुमने चॉकलेट को 12 to 15 यूटिल्स असाइन किए, मतलब इस तरह से तुमने यूटिल्स असाइन करके क्या बताने की कोशिश की कि कि तुमको, तुमको जो आइसक्रीम है वो चॉकलेट से ज्यादा अच्छा लगा है। हाँ अब या तो कितना चॉकलेट ज्यादा ज्यादा अच्छा लगा बेकार। है, कितना ज्यादा अच्छा लगा है कि भाई 5 उसको अगर यूटिल। आपने 20 दिया, उसको आपने 10 यूटिल्स दिया, तो इसका ठीक है, मतलब ये हुआ कि आपको आइसक्रीम चॉकलेट से डबल ज्यादा अच्छा लगा। पॉइंट। अंडरस्टूड? सो यस सर। हाउएवर इफ यू लाइक इट मोर, you would give it a number greater than 20 utils. You suppose जो मैंने बोला, suppose you assign 10 utils to chocolate, what does it mean? Then it can be concluded that you like the ice cream twice as much as you like the chocolate. Understood? यस सर। So one more, acha, this is what the utils is all about. Okay, या one more way to measure utility is what? Utils cannot be taken as a standard unit for measurement, as it will vary from individual to individual. So ऐसा एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं जो सबके लिए सेम होता है, और वो है करेंसी, रुपी. So hence several economists including Marshall suggested the measurement of utility in monetary terms. It means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सपोज कोई चीज आप परचेज करने गए और वहां पे सपोज बार्गेनिंग सिस्टम पॉसिबल है, ठीक है? तो हाँ आपने समझो फॉर एग्जांपल आप शू परचेज करने गए, ठीक है? आपने शूज को देखा और आपने सोचा कि यार 500 रुपए का जूता है, इसके या इसके लिए हम 500 रुपए दे सकते हैं, मतलब दिस इज व्हाट द प्राइस विच यू आर विलिंग टू पे, उस जूते के लिए आप 500 रुपए दे सकते हो. अच्छा, अब मैं ये भी चीज बता दूं कि आपका जो भी ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो हम ऐसा मान लेते हैं दैट यू आर रैशनल इनफ. रैशनल इनफ मतलब क्या? यू आर इंटेलिजेंट इनफ. तुमको क्वालिटी में, क्वांटिटी में, फीचर्स में, सब में अच्छी तरह से पता चलता है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. यानी ऐसा अज्यूम किया गया यहाँ पे कि कंज्यूमर इज रैशनल इनफ, ही हैज द फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट. यस। Otherwise, for example, you are going to purchase the shoe of the brand like Adidas or Nike. आपको पता है कि वो उस जूते में क्या कंफर्ट है, उस कंफर्ट के लिए जो मटेरियल यूज किया गया वो मटेरियल पहले बहुत महंगा आता है, ठीक है? फिर भी आप ये सोचते हो नहीं यार ये जूते तो 500 रुपए से ज्यादा के जूते नहीं है, मतलब इसके लिए मैं तो 500 रुपए ही दूंगा. सो दैट इज नॉट रैशनल इनफ. करेक्ट? तो ऐसा मान लिया जाता है कि भाई कंज्यूमर इज रैशनल इनफ, और उसके हिसाब से, उसकी रैशनैलिटी के हिसाब से वो अपने दिमाग में एक प्राइस डिसाइड करके फिक्स करके जाएगा कि मैं इस कमोडिटी के लिए इतनी प्राइस पे करने को रेडी हूं. तो इसका मतलब वो उस कंज्यूमर की यूटिलिटी हुई. हाँ Understood? So it means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. So, for example, यहाँ पे जैसे बोला in the above example, suppose one util is assumed to be equal to 1 rupee. ऐसा मान लेते हैं कि 1 util equals to 1 rupee. तो इसका मतलब क्या है? आपको लगता है कि वो आइसक्रीम जो है वो 20 रुपए की वर्थ का है. आपने कितने पे किए वो जाने दो. आइसक्रीम आपने समझो 50 में भी खरीदा हुआ हो सकता है, या आपने 10 रुपए में भी खरीदा हो सकता है, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला आइसक्रीम में से, उसके हिसाब से आपने सोचा कि यार इस आइसक्रीम की प्राइस 20 रुपए के लायक है.
means this is worth spending 20 rupees by that 20 utils. ओके, और चॉकलेट को आपने 10 यूटिल्स दिए, इसका मतलब क्या, आपको लगता है कि चॉकलेट, ये जो चॉकलेट है वो 10 रुपए की वर्थ की है, आपने कितने पे किए वो जाने दो, आपने 5 रुपए पे किया, 25 रुपए पे किए वो जाने दो, लेकिन आपने, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला उस चॉकलेट को खाने से, उससे आपने क्या जज किया, या While comparing both ice cream and chocolate. ओके, तो अब इसमें क्या हुआ पता है, अब जब आपने रुपीज में किया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप इनको इंडिविजुअली भी देख सकते हो कि भाई आपके लिए आइसक्रीम की वर्थ 20 रुपए है और आपके लिए उस चॉकलेट की वर्थ 10 रुपए है, और आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो कि भाई इसकी वर्थ आपने 20 रुपए लगाई, इसकी वर्थ आपने 10 रुपए लगाई, इसका मतलब आपको आइसक्रीम में से चॉकलेट से डबल यूटिलिटी मिली है, डबल सेटिस्फेक्शन मिला है. Is that clear? So what is the advantage? The advantage of using monetary value instead of utils is that it allows easy comparison between utility and prices paid. This is very important. Comparison between utility and prices paid since both are the same units. मतलब जैसे मैंने बताया ना कि भाई समझो आपने प्राइस खरीदी, सही प्राइस पे की आइसक्रीम के लिए 20 रुपए, और आपने उसको 15 रुपए के मतलब आपने उसकी यूटिलिटी बोला 15 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप है ना आइसक्रीम को आइसक्रीम के साथ भी कंपेयर कर रहे हो और आइसक्रीम को आप चॉकलेट के साथ भी कंपेयर कर रहे हो. कैसे आइसक्रीम को आइसक्रीम के साथ कंपेयर कर रहे हो कि आपने स्पेंड किए 20 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन आपने उसको यूटिल्स दिए 15 रुपए, मतलब क्या यार 20 रुपए दिए तो सही, लेकिन इसकी वर्थ है ना 15 रुपए से ज्यादा नहीं लगी मुझे, मतलब मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला उसके लिए मुझे लगता है कि यार इस टाइप की क्वालिटी के लिए तो 15 रुपए ही देने चाहिए. आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तभी आप 15 दे रहे हो. तो 15 रुपए देने चाहिए और मैंने तो 20 रुपए दे दिए. तो होगा क्या कि नेक्स्ट टाइम से ये जो स्टूडेंट्स, ये जो कस्टमर्स की यूटिल्स इकट्ठा होते हैं ना, वो बाद में मार्केट में चीजों के कमोडिटी के फ्यूचर प्राइसेस डिसाइड करते हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि क्या होगा कि जब आपने आपका रिव्यू दूसरों के साथ शेयर किया और वो रिव्यू आगे फैला, ठीक है, तो मतलब सब लोगों ने एक मेंटालिटी बना दी कि हाँ यार इसके 15 रुपए से ज्यादा देने की जैसे नहीं है. तो अब वो अगर आइसक्रीम 20 रुपए में बिक रहा है मार्केट में, तो क्या होगा, धीरे 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 उसकी डिमांड कम हो जाएगी और फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को भाव कम करना पड़ेगा, उसकी चीज 15 रुपए करनी पड़ेगी. क्योंकि आपने उसकी यूटिलिटी जो है वो रुपीज में measure की. And lastly, what I would like to say is this, that it must be noted that it is impossible to measure the satisfaction, okay, as of a person, as it is inherent to individual and differs greatly from person to person. Still, the concept of utility is very useful in explaining and understanding the behavior of the consumer. राइट, मतलब समझ लो, मैंने पहले भी स्टार्टिंग से कही कि यूटिलिटी जो है ना वो पर्सन टू पर्सन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर चेंज होती है. अब मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर की जो यूटिल्स होंगी ना, या जो प्राइस होगी, वो फ्यूचर प्राइस डिसाइड करेगी उस कमोडिटी की. बराबर, मतलब आपको लगा कि यार ये 15 रुपए की यूटिलिटी वाला है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स को लग रहा है नहीं नहीं यार सुपर आइसक्रीम है, इसके तो 25 भी रुपए भी हो ना तो भी कम है.